नमस्ते। मैं दुर्गा सिंह, शिशु निकेतन स्कूल। इससे पूर्व हमने पढ़ा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और अतीत को जानने के स्रोत पढ़े थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अंतिम भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। ये भी प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति भी स्रोत के रूप में है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस पाषाण काल के 3 भाग है। इसके इस गत अंक से अब आगे पढ़ते हैं। गतांक में जो स्रोत पढ़े थे, उसी स्रोत के रूप में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी विद्यमान है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। प्राचीनतम से प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता में है। आज के हजारों वर्ष पूर्व की ये सभ्यता आज भारत के वैभवपूर्ण अतीत के रूप में पढ़ी जाती है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ का अतीत कैसा था, सिंधु सरस्वती सभ्यता स्रोत के रूप में विद्यमान है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, सिंधु स्थापत्य कला। सबसे पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता के नामकरण पर चर्चा करते हैं। सिंधु और सरस्वती ये 2 नदियों के किनारे बसी हुई घाटियां, और यहाँ के लोग इन नदियों के किनारे अपना जनजीवन बिताते थे। इस कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक गांव में सबसे पहले खोजी गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु और सरस्वती भारत की प्राचीनतम नदियों में से रही है। सरस्वती, जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, वैदिक नदी रही है सरस्वती, जो आज लुप्त प्राय नदी है। सरस्वती और सिंधु नदियों का उल्लेख वेदों में मिलता है। और ये सिंधु सरस्वती सभ्यता आज के हजारों वर्ष पूर्व की जो सभ्यता स्रोत के रूप में विद्यमान है। सबसे पहले इसमें हम सिंधु स्थापत्य कला पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला। स्थापत्य का अर्थ है आर्किटेक्चर। इसमें सबसे पहले जो था वो नगर नियोजन यहाँ का उच्च कोटि का नगर नियोजन था। सबसे पहले नगर नियोजन पढ़ते हैं, यानी प्लानिंग के आधार पर वो नगर का निर्माण करते थे। नगर नियोजन में सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल पर एक नगर भाग था। गढ़ में राजा, पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। मोटी दीवार का परकोटा होता था। परकोटे की दीवार काफी चौड़ी होती थी। नीचे समतल पर नगर बसा रहता था, और नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी। और इसी प्रकार का नगर नियोजन आज के हजारों साल पहले जो देखने को मिलता है, वो यहाँ की या ये इस सभ्यता की विशेषता थी। इसके बाद हम आते हैं विशाल स्नानागार पर। नगर नियोजन के बाद में इस सभ्यता को एक विशेष दर्जा जो दिलाती है, ये इसके विशेष भवन जो है, उनमें से एक विशाल स्नानागार। आज के हजारों साल पहले एक बहुत बड़े स्नानागार के उल्लेख मिले हैं। इस विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही एक बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो का ये महत्वपूर्ण भवन है, जिसका आकार 39 × 23 × 8 फीट है। इसमें ईंटों की सीढ़ियां भी है, 3 तरफ बरामदे हैं। फर्श और दीवारों पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। पास में ही कुएं बने हुए हैं। इतने बड़े विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। आज भी इस प्रकार के स्नान का उल्लेख भारतीय सनातन धर्म में विद्यमान है, देखने को मिलता है। उसके बाद में स्नानागार के बाद में विशाल अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 × 15.23 मीटर का है, जो अन्न का भंडारण करने के लिए किया जाता था। शायद यहाँ के राजा या पुरोहित राजा जो हुआ करते थे, एक विशेष समय में इस अन्न का प्रयोग करते थे, और इतने बड़े भवन का प्रयोग वो अन्न को रखने में करते थे, इसलिए इसका नाम अन्नागार रखा गया। इसके बाद में अन्नागार के बाद में विशाल जलाशय और स्टेडियम भी सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान है। धोलावीरा, जो वर्तमान गुजरात में है, धोलावीरा के उत्खनन से 16 बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी होती है। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर 95 × 11.42 × 4 मीटर का जलाशय बना हुआ है। इसके अलावा धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम का आकार 283 × 45
मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं, बैठने के सोपान बने हुए हैं। ये स्टेडियम की विशेषता है। विशाल जलाशय और स्टेडियम जो धोलावीरा में मिले हैं। इसके बाद हम चलते हैं विशाल गोदीबाड़ा अर्थात डार्क यार्ड बंदरगाह। ये गोदीबाड़ा के जो प्रमाण मिले हैं वो लोथल में मिले हैं। लोथल भी वर्तमान गुजरात में है। ये पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है जिसे पुराविद एस.आर. राव ने गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड के रूप में पहचाना है। इसका औसत आकार 214 × 36 मीटर है। वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था, इससे गोदी में पानी आता था। आगे राव ने कहा है कि फिनिशिया और रोम की गोदियों से कई अधिक विकसित और प्राचीनतम ये विशाल गोदीबाड़ा जो लोथल में बना था, ये देखते ही बनता है। तो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष आज भी भारतीय प्राचीन सभ्यता या वैभवपूर्ण अतीत के स्रोत के रूप में विद्यमान है। अब आगे चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान ये भी प्राचीन या अतीत का ज्ञान देते हैं कि प्राचीन समय में कला कैसी थी, यहाँ की लिपि कैसी थी जो लिखने पढ़ने में काम में ली जाती थी, और विज्ञान कैसा समृद्ध था, और आर्थिक उपलब्धियां इसकी कैसी थी, ये जानते हैं। कला में बहुत सारे मनके बनाए जाते थे, सुंदर मृद भांड बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थी, काश्य मूर्तियां और पात्र बनाए जाते थे। काश्य मूर्तियों में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक पुरोहित राजा की मृण मूर्ति मिली है। बहुत अच्छे अच्छे मृद पात्र मिले हैं जो देखते हुए बनते हैं और इसकी कला की विशेष पहचान देते हैं। लिपि में सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक हो नहीं पाया है। मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षर का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि चित्रात्मक भाव लिपि है, अर्थात चित्रों द्वारा भावों को समझना, ये यहाँ की लिपि की विशेषता है। विज्ञान भी यहाँ का उन्नत था। विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह थे। गुणा और योग जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतया औषधि के रूप में काम में आते थे। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। इसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं। तो विज्ञान भी यहाँ का उन्नत था। यहाँ की कृषि विशेषता के बारे में चलते हैं। यहाँ का कृषि कार्य कैसा था? उन्नत कृषि कार्य था। आर्थिक उपलब्धियां की यहाँ की सुदृढ़ थी। सिंधु सभ्यता के वासियों की उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के प्रमाण मिले हैं। नवीन साक्ष्य से संकेत मिलते हैं कि सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे और घोड़े की मिट्टी की मृण मूर्तियां भी मिली है। उन्नत कृषि व्यवस्था, कृषि कार्य, अनेक साधनों से प्राप्त विशाल अन्नागार संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था। अन्न का उत्पादन और महानगरीय व्यवस्था का विकास हुआ है। मुख्य उत्पादन गेहूं, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा आदि का उत्पादन होता था। कपास, खजूर, तिल, चावल का भी उत्पादन होता था। जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। तो कुल मिलाकर कृषि कार्य भी यहाँ का उन्नत था। उद्योग भी यहाँ का उन्नत था। उद्योगों में ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के छोटे कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, बालाग्र, बर्तन आदि मिले हैं जिनका ये उद्योगों के रूप में प्रयोग करते थे। भारतीय उद्योगों में ये बनता था। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यहाँ के उद्योग की उन्नत कला थी। मन के निर्माण यहाँ का विकसित उद्योग था। इनमें से आभूषण सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। व्यापार एवं वाणिज्य, इसके बाद जो अगला है व्यापार एवं वाणिज्य पढ़ते हैं। यहाँ का व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत था। इस समय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न एवं धातु निर्मित सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था।
संभवतया तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान व अफगानिस्तान से, मनकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। अर्थात व्यापार सुदूर क्षेत्रों से किया जाता था और इन्हीं व्यापार से वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की 24 मोहरें मिली हैं, जो यहाँ के उन्नत व्यापार का परिचय देती है। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। इसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। वृक्ष सामाजिक धार्मिक जीवन में, सबसे पहले धार्मिक जीवन में वृक्ष, जल एवं पशु पूजा ये यहाँ प्रचलित थी। वृक्षों की पूजा की जाती थी। आज भी बहुत सारे वृक्ष पूजे जाते हैं, आम, नीम, पीपल। उसी तरह हजारों वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी इसी प्रकार के वृक्षों की पूजा होती थी। जल भी पूज्य जाता था। आज भी बहुत सी नदियों का जल पूजा जाता है। पशुओं की पूजा आज भी होती थी, आज भी होती है और आज के हजारों वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी होती थी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि ये सारी चीजें हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता की ही अपनाई है। तप, योग व यज्ञ इन लोगों के मुख्य हथियार थे। ये हमने इन्हीं लोगों से सीखा है। तप, योग व यज्ञ। कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्नि वेदिकाएं मिली है। पद्मासन में बैठे हुए योगेश्वर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा भिन्न भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर एक सींग वाले वृक्ष का काफी चित्रण मिलता है। इसके अलावा कुबड़दार बेल, बिना कुबड़दार बेल, बाघ व हाथी का चित्रण भी मिलता है। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता और स्नान आदि की पवित्रता की परंपरा का प्रतीक है। इसके बाद में राजनीतिक जीवन। सिंधु सरस्वती सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था ये जानते हैं। राजनीतिक जीवन यद्यपि स्पष्ट नहीं है, फिर भी सिंधु वासियों की मूल रुचि व्यापार करना थी। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र रहे होंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। ये 4 केंद्रों में यहाँ का राजनीतिक जीवन बटा हुआ था। उसके बाद आते हैं हम वैदिक काल से महाजनपद काल। ये तो था सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल। उसके बाद में वैदिक काल से महाजनपद काल। वैदिक काल उसको कहते हैं जिसमें वेद लिखे गए, यानी जिस काल में वेदों की रचना हुई थी, जिस काल में वेद लिखे गए उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है और यही वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग जातिवाचक न होकर गुणवाचक के रूप में किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ वेदों में विशद ज्ञान भरा हुआ है। इनकी भाषा संस्कृत थी, जिसे देववाणी कहा जाता है, यानी वेद संस्कृत में लिखे गए और संस्कृत को देववाणी कहा गया था। भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता वेदों की विशेषता थी। भाषा के रूप में सभ्य और सुसंस्कृत थे और साहित्य की समृद्धता थी। संस्कृति का वैभव संस्कृत की पहचान रही है। पुराण, वेदों के बाद में पुराण आते हैं। जितने प्राचीन वेद हैं उनसे उतने ही समकक्ष पुराण माने जाते हैं। पुराणों की संख्या की सामग्री भरी पड़ी है। पुराण 18 माने गए हैं, जिनमें से मुख्य पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, अग्नि, मार्कंडे का नाम उल्लेखनीय है। पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है और इतिहास को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। पुराणों में हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। पुराणों में वंशावलियां मिलती है। इन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ये 2री-3री शताब्दी की रचना है। इनसे गुप्तों के इतिहास व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण है। सूत्र साहित्य भी महत्वपूर्ण साहित्य है। इसके द्वारा ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक व धार्मिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें कला सूत्र प्रमुख है, जिसके 3 भाग है: स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद आते हैं हम वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं।
राजनीतिक विशेषताएं कैसी थी वैदिक काल की? वेदों में वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीति कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। राष्ट्र जन विश्व ग्राम व कुल राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम था। एक राष्ट्र में कई जन थे, कुल का मुखिया कुलुप और गांव का मुखिया ग्रामणी हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक व्यवस्था थी। और वैदिक काल में ही एक राजनीतिक व्यवस्था का एक भाग सभा और समिति हुआ करती थी। सभा और समिति किसे कहते हैं जानते हैं। ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों में ही सभा व समिति का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के राजनीतिक संगठन की महत्वपूर्ण घटक की और राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी। विद्वानों के अनुसार समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती थी, जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में सुजात अर्थात कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, जो राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी। ये थी सभा और समिति। राजा को न्याय और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने वाली छोटी सभाओं को सभा और समिति कहा जाता था। अब आते हैं महाकाव्य काल। वैदिक काल के बाद में महाकाव्य काल। महाकाव्य काल अर्थात जिसमें महाकाव्य लिखे गए। महाकाव्य भारत के प्रमुख महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। ये प्रमुख महाकाव्य हैं और जिस समय में रामायण और महाभारत लिखे गए थे उसको महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य काल भी प्राचीन रहा है, जिनसे भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी। राजा का पद वंशानुगत था और उसके साथ देवीय सिद्धांत की भी झलक मिलती है, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। उसके ऊपर हमेशा अंकुश रहते थे। वे धर्म, कर्तव्य और प्रजा हित से बंधा हुआ था। राज्याभिषेक के समय राजा को धर्म पूर्वक प्रजा के पालन की शपथ लेनी होती थी। शारीरिक दोष होने पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया जाता था, जो महाभारत में मिलता है। धृतराष्ट्र बड़ा होने पर भी अंधा होने के कारण उसको राजा बनने से वंचित कर दिया गया। आगे आते हैं महाजनपद काल। महाकाव्य काल के बाद में आता है महाजनपद काल। महाजनपद, जन का मतलब होता है लोग, पद यानी पांव, यानी ऐसा निर्जन स्थान जहां सबसे पहले किसी व्यक्ति ने पांव रखा और कबीले के रूप में या निर्जन से जन या आबादी के रूप में व्यवस्थित कर दिया, उसे जनपद बोलते हैं। और जनपदों में भी ऐसे बड़े राज्य जो महाजनपद कहलाते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के बाद में पूरा का पूरा आर्यावर्त, पूरा का पूरा हिंदुस्तान इन 16 महाजनपदों में बट गया था, विभाजित हो गया था। 16 महाजनपदों की जानकारी विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत महाजनपद काल में बटा हुआ था, महाजनपदों के रूप में बटा हुआ था। इनमें जो शक्तिशाली जनपद थे और वो निर्बलों को अपने अधीन कर लिया करते थे। और कई जनपदों में गणराज्य स्थापित था, गण का शासन था। सबसे अंग, पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। उसके बाद में मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज व राजगृह के बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं। काशी की वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वज्जीसंघ की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा व पावा, 2 राजधानियां थी, यानी कुशीनारा के मल, पावा के मल, ये कहलाते थे। चेदी, सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, मत्स्य की विराटनगर जो राजस्थान में बटा हुआ, ये था महाजनपद मत्स्य। विराटनगर, जो आज भी जयपुर के पास का क्षेत्र विराटनगर कहलाता है। सूरसेन, मथुरा, अश्मक, पैदन्य,
अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, ये 16 महाजनपदों में महाजनपद बटे हुए थे। अब जानते हैं महाजनपदों का सामाजिक जीवन। सबसे पहले सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। समाज में 4 वर्ण विद्यमान थे। 4 वर्ण में सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण था, जो पूज्य था। दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन करना ये इनका प्रमुख व्यवसाय था। और बड़े वेदज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे ब्राह्मण। और अध्ययन अध्यापन का कार्य इनका था। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय बाहुबली हुआ करते थे और कर लेकर संपूर्ण मानव जाति की रक्षा का कार्य उनका था। तीसरा वर्ण था वैश्य। वैश्य व्यापार वाणिज्य करते थे, सुदूर क्षेत्रों तक सामान की आवाजाही का कार्य सुलभ करवाते थे। चौथा और निम्न वर्ण शूद्र था। शूद्रों का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। वर्ण व्यवस्था के बाद में समाज में आश्रम व्यवस्था भी विद्यमान थी। एक व्यक्ति की आदर्श उम्र 100 वर्ष के मानकर 4 आश्रम में जीवन को बांट दिया गया था। पहला आश्रम था 0 से 25 वर्ष का आश्रम जो था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बालक विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में चला जाता था और वहां से 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के बाद में घर आता था। 25 से 50 वर्ष के दूसरे आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहता है, यानी गृहस्थी की तरह विवाह करके गृहस्थी के जीवन या उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था और पितृ ऋण को चुकाता था। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अपने पुत्र को यथा योग्य घर का सारा भार सौंपकर खुद एकांत वास करने लग जाता था। चौथा आश्रम वानप्रस्थ संन्यास। चौथा आश्रम संन्यास यानी वैराग्य धारण करके समाज परिवार सबसे विरक्त होकर जंगल में चला जाता था। ये था चौथा आश्रम। अब आश्रम व्यवस्था के बाद में समाज में संस्कारों का भी महत्व था। समाज में 16 संस्कार विद्यमान थे। इन 16 संस्कारों के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन परिष्कृत किया जाता था। सबसे पहला जो संस्कार था, सबसे पहला संस्कार वहीं से प्रारंभ हो जाता था जब एक माँ के गर्भ में एक बालक पड़ता था। वो पहला संस्कार गर्भाधान कहलाता था। उसके बाद में पुंसवन, तीसरा सेमंतोनयन था, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण होता था, एक बालक का जब नाम रखा जाता था नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, जब एक बालक सबसे पहले अन्न का प्रयोग करता था वो अन्नप्राशन, सातवां संस्कार, आठवां चूड़ा कर्म, नौवां कर्ण वेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ यानी वेद को पढ़ना आरंभ करता था 12वें संस्कार में, 13वां केशांतक, उसके सबसे पहली बार के, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह संस्कार और अंतिम और 16वां संस्कार होता था अंत्येष्टि। इन संस्कारों से एक व्यक्ति का जीवन परिष्कृत किया जाता था। समाज में इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व था। 4 नंबर पर हम रखते हैं पुरुषार्थ। समाज में पुरुषार्थ भी विद्यमान थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे और इन पुरुषार्थ में भी व्यक्ति का जीवन बंधा हुआ था। इसके बाद आते हैं हम परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की स्थिति। परिवार में स्त्रियों का बड़ा महत्व था, स्त्रियों का आदर था, स्त्रियां देवी के रूप में मानी जाती थी और धार्मिक जीवन में भी स्त्रियों का बहुत बड़ी भूमिका थी। और परिवार मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों रूप में विद्यमान था। कई परिवार ऐसा था जिनमें माओं की सत्ताएं थी और धार्मिक जीवन में स्वर्गवासी देवता, पार्थिव देवता और वायुमंडलीय देवता, 3 प्रकार के देवता विद्यमान थे। स्वर्गवासी देवता यानी आकाश में विचरण करने वाले आकाशीय देवता, इसमें धोष, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विनी, मित्र आदि। और फिर पार्थिव देवता में जिनको पृथ्वीवासी कहते हैं, पार्थिव देवता, पृथ्वीवासी देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता पार्थिव देवता थे। और वायुमंडलीय देवता में वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत, ये वायुमंडलीय देवता थे। ये इनका धार्मिक जीवन था। पारिवारिक जीवन उन्नत था। परिवार
में सारे लोग परिवार में बंधे रहते थे। परिवार में अनुशासन था और परिवार का मुखिया पुरुष या महिला हो सकती थी और सारे लोग परिवार के मुखिया का आदर करते थे और उनके अनुशासन को मानते थे। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन भारत की आर्थिक समृद्धता हमारे वैभवशाली अतीत को दर्शाती है। इसी समृद्धता के कारण प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि एवं पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। गाय को अगन्य, नॉट टू बी किल्ड माना जाता है, यानी गाय हमेशा से ही पूजनीय रही है। उसे गावो विश्वस्य मातरम कहा गया है। ऋग्वेद में जुताई, बुआई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख आदि का प्रमाण मिलता है। ये इनका आर्थिक जीवन था। कला भी उन्नत दर्जे की थी। इन धर्मों के दोनों ही कला के क्षेत्र में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तियां, गुफाएं भारतीय कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, अब विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते हैं। सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान में हम रखते हैं भारत में चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से आयुर्वेद प्रचलित था। इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भीषक अर्थात वैद्य या चिकित्सक का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। एक भीषक को पैर की टूटी हुई हड्डी के जोड़ने का प्रयास करते हुए बताया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि इस समय चिकित्सा विज्ञान विकसित था। चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशुद्ध वर्णन मिलता है। सबसे पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया। भास्कर ने अपनी चिकित्सा पद्धति का विकास किया। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने पर्वतों पर औषधियां उत्पन्न की और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चमत्कार दिखाए। चरक संहिता में अच्छे वैद्य के 6 गुण बताए गए हैं: विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, विक्रिया। आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में उल्लेख है कि जहर का उपचार जहर से होता है। शरीर के अच्छे व बुरे जीवाणुओं का उल्लेख है। वेदों में 3 प्रमुख विषय हैं: ईश्वर, आत्मा व प्रकृति। प्रकृति में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का विवरण है। आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, पंचभौतिक दय व उसका पुरुष प्रकृति संबंध, सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में शल्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार, भृत्य, वजीकरण आदि अष्टांगों का विवरण किया है। उसके बाद बढ़ते हैं हम गणित, यानी चिकित्सा की दृष्टि से भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण चिकित्सकों का वर्णन मिलता है और उन चिकित्सकों के द्वारा दी हुई बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है, जो आज के भी विश्व के समस्त चिकित्सकों के सामने जो आदर्श है भारतीय चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनकी भाषा संस्कृत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है गणित। प्राचीन भारतीय लोग गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ। सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। संख्या शास्त्र में भारत की जानकारी काफी पहले थी। शून्य व उसका उपयोग करना भारतीय बहुत पहले से जानते थे, जिसने हमें संख्याओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने का अभिनव विधि बताई, जिससे प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य और स्थानीय मूल्य भी दिया। वो थे भारतीय। यजुर्वेद में 10 घात भारतीय आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर ऐसे महान विद्वानों ने, जिन्होंने 10 घात 12 तक संख्याओं के नाम, विक्रम संवत के बाद 10 घात 53 संख्या लिखने का भारतीयों को ज्ञान था, जबकि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक रोम व यूनान में अधिकतम 10 की संख्या लिख सकते थे। दशमलव के प्रयोग द्वारा गणित के क्रांतिकारी विकास का आधार भारत था। 7वीं सदी के बाद में लैटिन व अरबी अनुवाद से ज्ञान भारत में विश्व तक पहुंचा। भास्कराचार्य के
ग्रंथ लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि, अंक गणित व बीज गणित, रेखा गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शून्य लब्धि व आधुनिक प्रगत कलन गणित व उनका ज्ञान भारतीय भास्कराचार्य विद्वान के इस ग्रंथों में मिलता है। बोधायन के शुल्प सूत्र, क्षेत्रफल के सूत्रों की जानकारी मिलती है, अर्थात गणित के क्षेत्र में भी यहाँ का उल्लेखनीय योगदान रहा है। भौतिक एवं खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, अगला लेते हैं खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान। अपने निरीक्षण शक्ति के बल पर प्राचीन भारतीय अन्वेषकों ने अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, संबंधित ग्रंथों की रचना की है। भारतीय पंचांग प्रणाली से प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार और भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह, उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी व गणना वर्तमान प्रगत विज्ञान के युग में भी सटीक है जो प्राचीन भारतीयों ने दी थी। ये खगोल और ज्योतिष के मामले में भारतीयों का उल्लेखनीय योगदान था। अगला बढ़ते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान, जो हमारे इस अध्याय का अंतिम बिंदु है। भौतिक और रसायन विज्ञान, भारतीय इतिहास में भौतिक व रसायन विज्ञान का ज्ञान देने वाले भी भारतीय थे। समस्त विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और उल्लेखनीय अनुसंधान देने वाले भारतीय हैं, हमें गर्व है उन पर। कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के रचयिता, अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इनमें हमें प्राचीन भारत के भौतिक विज्ञान की प्रगति की जानकारी मिलती है। कणाद ने पदार्थ, उसके संगठक, तत्व व गुण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अणुओं के संयोजन की विशद धारणा भी कणाद ने दी। पदार्थ, काय शक्ति, गति, वेग आदि विषयक भौतिक सिद्धांत प्राचीन ऋषियों में विद्वानों ने दिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमें भारत से ही ये बहुत कुछ मिला है। अब तक जो हमने इस अध्याय में जानकारी प्राप्त की थी, उसमें से ही मैं आपको कुछ, आपने क्या क्या जाना ये जानते हैं, और प्रयास करना आप इस पढ़े हुए अध्याय, इस पढ़े हुए अंश, पढ़े हुए भाग, अंक में से आप कुछ महाजनपद में से प्रश्न पूछ रहा हूं। महाजनपद से क्या तात्पर्य है? 16 महाजनपदों के नाम आपको विस्तार से लिखना है। 16 महाजनपदों के नाम आपको विस्तार से लिखना है। सभा व समिति का क्या कार्य था? सभा व समिति के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न, शैल चित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? वेदांग क्या है? इनके प्रकारों के नाम आपको लिखना है। वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके अंतर को आपको स्पष्ट करना है। तो आज के अंक में इतना ही। आगे के अंक में और मुलाकात होगी आपकी। आपसे धन्यवाद।